हेलो चिल्ड्रंस, हाउ आर यू। ये संस्कृत व्याकरण का लेसन नंबर फर्स्ट, जिसमें हम स्वर और व्यंजन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम अयोगवाह पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होते हैं अयोगवाह, किसे कहते हैं और कौन कौन से वर्ण को अयोगवाह बोला जाता है। तो आइए लेसन में। उपर्युक्त वर्णों के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में अन्य वर्णों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे उपर्युक्त मतलब ऊपर, जो हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजन। उनके अलावा संस्कृत के अंदर अन्य वर्णों का प्रयोग भी किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अयोगवाह, जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनके अंतर्गत अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, जीवामूलीय, उपध्मानीय आते हैं। ठीक है ना। अयोगवाह में कौन कौन से वर्ण आते हैं, जो हम अनुस्वार के रूप में पढ़ते हैं, अनुनासिक के रूप में पढ़ते हैं, विसर्ग के रूप में पढ़ते हैं, जीवामूलीय के रूप में पढ़ते हैं और उपध्मानीय। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है। स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे किसी भी स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है, जैसे अंगूर। ठीक है, अंग अंगूर। अब देखो, अंग अंगूर बोलते ना इसको हम, तो इसके ऊपर क्या लगा है, बिंदु, इसीलिए हम इसको नाक में बोलते हैं अंग। ठीक है, तो इसे अनुस्वार कहते हैं। स्वर के बाद न अथवा मैं के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। किस किस के स्थान पर, एक तो न और दूसरा मैं। ठीक है, इसके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इयम गस्ती। देखो यहाँ पे ये के बाद में मैं आए, ठीक है, और आगे गस्ती है, तो हम इसको आगे लिखा हुआ है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे ये मैं ना लिख करके ये के ऊपर ये अनुस्वार लगा दे तो ये भी ईएम ही पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, ईएम गस्ती। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। मैं लगाते हैं तो भी चलता है और ये के ऊपर बिंदु लगाते हैं तो भी हम मैं या न की ध्वनि में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं के स्थान में अनुस्वार का प्रयोग है। जैसे देखो, अनुस्वार मैं के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग है। जैसे अंश, अवतंश और हंस, इनके ऊपर बिंदु लगाया गया है ना, तो यही अनुस्वार है। ठीक है, इसको मैं या न की तरह पढ़ा जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे अनुनासिक। क्या पढ़ेंगे, अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं। आइए, अनुनासिक में इ, मैं, अंग, अण, न, ये 5 अनुनासिक माने जाते हैं। ये 5 वर्ण क्या माने जाते हैं, अनुनासिक वर्ण माने जाते हैं। कौन कौन से, इ, मैं, अंग, अण, न। ठीक है, इन्हें अर्ध अनुस्वार भी कहा जाता है। देखो, अनुनासिक का दूसरा नाम क्या होता है, अर्ध अनुस्वार। ठीक है, देखो बिंदु होता है ना, बिंदु, ये तो होता है अनुस्वार, और इसके नीचे चंद्रमा जैसा हम बना देते हैं तो वो हो जाता है अर्ध अनुस्वार। ठीक है, चंद्र बिंदु बोलो जी, अर्ध अनुस्वार बोलो। ठीक है, जिसे चंद्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। देखो, ऐसा चिन्ह होता है, जैसे चंदा मामा होता है ना, उसके ऊपर अनुस्वार लगा दिया तो इसे बोलते हैं चंद्र बिंदु। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे, कहाँ, वहाँ, यहाँ, 5। अब इन सब के ऊपर क्या लगा हुआ है भाई, चंद्र बिंदु। क्या लगा हुआ है, चंद्र बिंदु। ठीक है, आया ना समझ में। मतलब वर्ग के पंचम वर्ण, जैसे क वर्ग का 5वां वर्ण, च वर्ग का 5वां, ट वर्ग का 5वां वर्ण और त वर्ग का 5वां वर्ण। 5 तो ये मतलब पंचम वर्ण हो गए, जो लास्ट वाले आते हैं ना
क ख गड़े में लास्ट में आते हैं वो वाले वर्ण, और अगर ये ना लगा करके हम चंद्र बिंदु लगाते हैं तो भी इसको अनुनासिक में ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरा पढ़ेंगे विसर्ग। क्या पढ़ेंगे? विसर्ग। देखो क्या होता है विसर्ग। स्वरों के आगे आने वाले दो बिंदु को विसर्ग कहते हैं। जैसे ऐसे बोलते हैं ना, ए है खाली, जैसे ए लिख के और उसके आगे ऐसे दो बिंदु होते हैं, है ना। तो इसी को हम विसर्ग के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, विसर्ग का उच्चारण आधे है की तरह होता है। किसकी तरह होता है? आधे है की तरह। इसका प्रयोग किसी स्वर के बाद किया जाता है। प्रयोग कहाँ होता है इसका? किसी स्वर के बाद किया जाता है। ठीक है, यह है र और से के स्थान पर आता है। और विसर्ग कहाँ पे आता है भाई? र और से के स्थान पर। जैसे हम विसर्ग संधि पढ़ते हैं ना, विसर्ग संधि नहीं पढ़ते क्या, उसमें लगाते हैं। तो ये कहाँ किस के स्थान पे आता है? र और से के स्थान पे आता है। ओके, देखिए कुछ एग्जाम्पल है इसके। जैसे राम है, कैसे पढ़ेंगे इसको? राम नहीं पढ़ेंगे, राम है, भानु है, हरि है इत्यादि। ठीक है ना, है की भी साउंड आती है साथ साथ में। ओके, आया समझ में? हम विसर्ग को आधे है की तरह उच्चारण करते हैं। ठीक है, जैसे राम है, भानु है, हरि है, ये देखो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं प्रातः। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे जीवा मूल्य। क्या पढ़ेंगे? जीवा मूल्य। कौन कौन से वर्ण जीवा मूल्य कहलाते हैं? ठीक है, क ख, इसका प्रयोग क एवं ख से पहले किया जाता है। जैसे ये वाला चिन्ह लगा रखा है ना, उसके बाद में क लिख दिया, फिर ऐसे करके फिर आगे ख लिख दिया, इसे ही जीवा मूल्य चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, अर्थात क एवं ख से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह को जीवा मूल्य कहते हैं। जैसे इसको अर्ध विसर्ग भी बोलते हैं। इस चिन्ह को जो क से पहले लगाया है ना, इसको क्या बोलते हैं? अर्ध विसर्ग। ठीक है, तो ये ओनली दो ही वर्णों के आगे लगता है, जैसे क और ख के आगे। ठीक है, अब आपको कोई पूछे कि जीवा मूल्य वर्ण बताइए, तो कौन कौन से वर्ण होते हैं? क और ख। ठीक है ना, सिर्फ क और ख दो ही वर्ण जीवा मूल्य होते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे उपध्मानीय। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? उपध्मानीय। ठीक है, अब उपध्मानीय में भी दो वर्ण आते हैं। कौन कौन से? प और फ। प और फ कौन से वर्ण होते हैं? उपध्मानीय। ठीक है, इसका प्रयोग प फ से पूर्व अर्ध विसर्ग के समान किया जाता है। जैसे ये देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, ये जो ऐसे चिन्ह लगा रखा है इसको अर्ध विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, ये चिन्ह अगर किसी वर्ण के आगे मिलेगा तो प और फ के आगे ही मिलेगा। प और फ ही दो वर्ण ऐसे हैं जिसको उपध्मानीय वर्ण कहा जाता है। अगर ये चिन्ह क और ख के आगे लग जाता है तो जीवा मूल्य हो जाता है। ठीक है, जीवा मूल्य। अगर ये चिन्ह प और फ के आगे लगता है तो उपध्मानीय हो जाता है। ठीक है, क वर्ग से प वर्ग तक पांचों वर्गों के प्रथम द्वितीय अक्षरों क, ख, च, छ आदि ऊष्म वर्ण से है को परुष व्यंजन और शेष वर्णों ग, घ आदि को कोमल व्यंजन कहते हैं। देखो इस लाइन में जो आपने पढ़ा है, क वर्ग से प वर्ग तक पांचों वर्गों के प्रथम और द्वितीय अक्षर दो दिए,
ठीक है। मान लो जितने भी वर्ण आते हैं ना उसका पहला और दूसरा, तथा उस वर्ण से है, जो से और है, तीनों से और है को क्या कौन से वर्ण बोलेंगे? ऊष्म वर्ण। कौन से वर्ण बोलेंगे? ऊष्म वर्ण। को परुष व्यंजन और शेष वर्णों को ग, घ आदि को कोमल व्यंजन कहते हैं। देखो इनके अलग अलग नाम दिए गए, ठीक है ना। तीनों से ऊष्म वर्ण, वैसे वर्ण पूछे तो ऊष्म वर्ण, और वैसे व्यंजन में पूछे तो परुष व्यंजन, ठीक है। शेष वर्णों को कोमल व्यंजन, इनको छोड़ करके जो जितने भी व्यंजन बच गए उनको कोमल व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के दो प्रकार है। व्यंजनों के कितने प्रकार है? दो प्रकार, अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है। अल्पप्राण और महाप्राण। पांचों वर्गों के पहले और तीसरे वर्ण, जैसे कै कबूतर वाली जो लाइन है उसमें पहला कौन सा हुआ? कै, और तीसरा गे। और च वाली में पहला च और तीसरा जय, आदि अल्पप्राण है, ठीक है। आदि सब कौन से में आएंगे? अल्पप्राण में, ठीक है। दूसरे चौथे वर्ण, जैसे कै का दूसरा ख, ठीक है, और चौथा घ, च का दूसरा छ और चौथा झ, आदि किस में आएंगे? महाप्राण में, ठीक है। वर्णों के पंचम वर्ण यंग, य, अण, न, में अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ये तो हमने पीछे भी पढ़ लिया, ठीक है। वर्णों के जो पंचम वर्ण, जो पांचवा वर्ण होता है, वो कौन से वर्ण कहलाते हैं? अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। ध्वनि के विचार से वर्णों के कंठ आदि स्थान हैं, ठीक है। तो ये हम 49 स्थान आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको इतना ही ध्यान में रखना है। अब आपके लिए मैं थोड़ा सा होमवर्क दे देती हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है? पहले तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि अयोगवाह में के कितने वेद है या कितने प्रकार है, कौन कौन से अयोगवाह में आते हैं उनके नाम लिखने हैं आपको, जैसे अनुस्वार, अनुनासिक, ठीक है, विसर्ग, जीवामूल्य, उपध्मानीय, ओके। फिर इनको अलग अलग लिखना है। अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहते हैं, ठीक है, ये कैसे लगाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल लिखने आपको इसमें दिए हुए हैं। और अनुनासिक में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, ठीक है, इसके कुछ थोड़े से एग्जाम्पल दिए वो लिख लेना। और विसर्ग के कुछ एग्जाम्पल है वो लिख लेना, ठीक है। जीवामूल्य कौन से दो वर्ण आते हैं और उपध्मानीय में कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है। इतना सा थोड़ा सा आपको होमवर्क के रूप में मिला है, तो इसको लर्न और राइट दोनों ही करना है, ठीक है। थैंक यू, नाइस डे।